Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome back to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. So आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैलिस टेबल, जिसको हम यूज़ करके बहुत सारे फाइनाइट ग्रुप को मतलब फाइनाइट सेट को ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, जो फाइनाइट सेट होते हैं जेड एन टाइप्स के, वो हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं, वो ग्रुप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कैलिस टेबल क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसमें ऑपरेशन कैसे होता है, वो हम आज सीखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है जी, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये हमेशा हम फाइनाइट के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इनफाइनाइट सेट पे ऑपरेशन नहीं लगा सकते, उसमें हमें इनफाइनाइट टाइम्स ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, जिसको हम टेबल को बना ही नहीं सकते। तो वैसे ही एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बनती है, इसमें फाइनाइट एलिमेंट होते हैं और जी के साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार। ठीक है, तो हम उसको हमेशा एक इस तरह से मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें हम जी के एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट हैं उसमें ए बी सी डी जितने भी हैं, उनको रो और कॉलम वाइज रखते हैं। ठीक है, सेम रो में भी सेम रख दिया और कॉलम में भी सेम रख दिया। अब हमारे पास जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम ए को ए से ऑपरेट करेंगे तो ए स्टार ए आएगा यहाँ पे। फिर ए को हम बी से ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्टार बी आएगा। तो इस तरह से इनका ऑपरेशन जितने भी, अगर फॉर एग्जांपल इसमें ई तक एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है, तो हम एक सेट में 5 है और वो उसी सेट के 5 एलिमेंट से ऑपरेट हो रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे, 25 एलिमेंट्स हो जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो 25 ऑपरेशंस आप एक ही टेबल में लगा के देख सकते हो। जैसा कि हमने एक तरह से सोच सकते हो आप, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख रहे हैं हम कि एक ही सेट के फाइनाइट एलिमेंट्स जितने भी हैं उनको उसी से ऑपरेट करके हम देख रहे हैं कि वो उसी सेट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ठीक है, तो इसी तरह आप अब फॉर एग्जांपल आपको ये वाले इसको डी से करना है, तो इसकी रो में आ जाओ और इसके कॉलम में आ जाओ, तो ये क्या बनेगा, सी स्टार डी। या फिर एग्जांपल आपको ई वाले एलिमेंट को सी से करना है ऑपरेट, तो इसकी रो में आ जाओ, इसकी कॉलम में आ जाओ, तो ये क्या बनेगा, ई स्टार सी। तो यहाँ पे यही लिखा है, रो कॉरेस्पॉन्ड टू द फर्स्ट ऑपरेंड, मतलब कि अगर यहाँ पे ई लिखा है फर्स्ट, तो वो रो के कॉरेस्पॉन्डिंग में आ रहा है, और यहाँ पे सी है कॉलम में, तो वो सेकेंड ऑपरेंड जो है आपका, मतलब जो इस ऑपरेशन में सेकेंड है, जो एलिमेंट है, ऑपरेंड बोलते हैं इसको, वो जो है सेकेंड कॉलम से आ रहा है, सी से आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया कि एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर जी आपके पास कोई सा भी एक सेट है, फॉर एग्जांपल इसमें 3 एलिमेंट लिए गए हैं, तो आपके पास मान लो कोई सेट है जी, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और जी पे कोई ऑपरेशन है आपका बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो आप क्या करोगे, ए बी सी को रो में रखोगे, ए बी सी को कॉलम में रखोगे और इन्हें ऑपरेट करने स्टार्ट कर दोगे। तो ए को ए से ऑपरेट करा तो इसका रिजल्ट यहाँ आ गया, फिर ए को बी से ऑपरेट करा तो इसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। इस तरह से आपको इसको ऑपरेशन लगाने। तो देखो ये जो एक मैट्रिक्स बन रही है, मेन मैट्रिक्स हमारी ये है, तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनी है, 3x3 की। हमें ये वाली नहीं कंसिडर करनी है, ये रो और ये कॉलम नहीं काउंट करेंगे उसमें, सिर्फ और सिर्फ जो इसमें अंदर वैल्यू ऑपरेट होगी, नई वैल्यू बन रही है वो, और वो हम देखेंगे। तो हम इसमें बाइनरी ऑपरेशन इजीली देख लेते हैं कि कोई सेट पे कोई अगर ऑपरेशन लगाया गया है बाइनरी ऑपरेशन, वो एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि जो रिजल्ट बन रहा है, जो ये सारे रिजल्टेंट आ रहे हैं आपके, ए स्टार बी या बी स्टार ए या फिर बी सी स्टार ए या ए स्टार सी, जो भी आ रहे हैं, तो क्या ये वापस जी में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होंगे तो कैलिस टेबल से हमें क्या पता लग जाएगा, कैलिस टेबल से हमें ये पता लग जाएगा कि आपका जो ऑपरेशन दिया गया था उस सेट पर, वो एक बाइनरी ऑपरेशन है और वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें कैलिस टेबल बनानी है इस सेट के ऊपर। मान लो ये सेट है आपके पास एस, ठीक है, और हमें ये मल्टीप्लिकेशन पे बनानी है, जो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो किसी भी एलिमेंट्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, 1 आयोटा और माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं इस सेट में, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, मतलब एस इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, वो है डॉट, मतलब मल्टीप्लिकेशन, जो आप यूजुअली करते हो। तो इसकी कैलिस टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले आपने जो भी एलिमेंट है उनको ऊपर वाली रो में रख देना है और इधर कॉलम में रख देना है साइड में, और अब आपने बाइनरी ऑपरेशन क्लियरली यहाँ मेंशन कर देना कि आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, डॉट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। डॉट लिखते हो या क्रॉस भी लिख सकते हो, आप क्रॉस से भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, इसको और इसको
फर्स्ट मतलब आप ये फिक्स कर दो एक एलिमेंट यहाँ पे और उसको करते चले जाओ, इसको आपने इससे करा तो क्या बनेगा 1, ठीक है। फिर दोबारा से करो, 1 को -1 से करा तो क्या बनेगा -1, फिर 1 को आयोटा से करा तो क्या बनेगा आयोटा, फिर माइनस आयोटा। अब -1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो तो -1, फिर -1 को -1 से करा तो +1, फिर -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो माइनस आयोटा, और फिर -1 को माइनस आयोटा से करोगे तो क्या बनेगा प्लस आयोटा। अब आयोटा से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो तो आयोटा को 1 से करो तो ये केवल आपकी कैलिस टेबल तैयार होने जा रही है पूरी। तो यहाँ पे आएगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर आपको पता ही होगा क्या होता है, वो होता है -1, और आयोटा इंटू माइनस आयोटा मतलब +1 आ जाएगा, ठीक है ना। आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आयोटा स्क्वायर तो माइनस होता है 1, और माइनस का साइन भी आएगा तो +1 हो जाएगा। फिर लास्ट में आपका रह गया माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा को 1 से करा, माइनस आयोटा को -1 से करा तो 1 सॉरी आयोटा, और फिर माइनस आयोटा को आयोटा से करा तो 1, और फिर लास्ट में माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो देखो इसमें जो अंदर ये एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, आपका मेन टारगेट एलिमेंट्स ये हैं सारे जो अंदर मैट्रिक्स में बनना है, 4x4 की मैट्रिक्स जो बन रही है, इसमें कोई सा भी एलिमेंट आप उठा के देख लो तो वो सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, वो सारे एलिमेंट एस से ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपने ऑपरेशन लगाया है ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये आपका डॉट ऑपरेशन जो है वो एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन है। किसके ऊपर है, एस के ऊपर, मतलब कि इस चारों एलिमेंट के अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप कैलिस टेबल की हेल्प से इजीली चेक कर सकते हो कि आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती थी जो आप ग्रुप प्रूफ करने के लिए करते थे वो होल्ड कर रही है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये कैलिस टेबल बनानी आ गई होगी, और ये हमेशा फाइनाइट सेट के लिए ही बनती है, इनफाइनाइट के लिए बनाना इसको इम्पॉसिबल टाइप ही है, क्योंकि आप सारे एलिमेंट को ऑपरेट करके नहीं देख सकते हो। हाँ लेकिन अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हो कि आपने इंटीजर्स रखने शुरू कर दिए, मान लो 0 1 फिर -1 2 -2 3 -3, और यहाँ पे भी रख लो 2 -2 3 -3। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो अंदर इंटीजर्स ही आएंगे, तो आपको थोड़ा एक हिंट मिल जाएगी हाँ कि मैं जिस भी इंटीजर को आपस में ऑपरेट कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, या जो भी कर रहा हूँ, वो वापस से जेड में ही जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट सेट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटीजर्स मॉडलो एन, ठीक है। इंटीजर्स मॉडलो एन ये बहुत यूज़फुल है, इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे अपने ग्रुप थ्योरी, फिर आगे रिंग थ्योरी, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, ये सब भी आएगा। तो वो इस सेट पे बहुत डिपेंड करता है, तो इस सेट को अच्छे से सीख लो क्या होता है। तो कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर एन ले लिया, मतलब एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 कहीं इस तरह से है, ठीक है। मतलब कि एन की वैल्यू नेचुरल नंबर ही लेनी है, या पॉजिटिव इंटीजर बोल दो आप, ये सारी वैल्यू डॉट डॉट डॉट। तो जेड एन में हमेशा 0 से एलिमेंट आएंगे और n-1 तक ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने, और इसको बोलते हैं इसको सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडलो एन। अब ये मॉडलो एन का क्या रोल है इसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 0 से वैल्यू लेना स्टार्ट करी, 0 1 2 3 4, अब इसमें आप जैसे 5 डालोगे ना तो 5 एक्चुअल में ना 0 के ही इक्वल होगा, क्यों, जब आप 5 को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आपका 0 आता है। तो इसलिए 0 इसमें आ ही चुका है पहले से, देखो 0 इसमें लिखा हुआ है, तो आपको 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 लेते हो, ठीक है, तो 6 किसके इक्वल होगा, 6 एक्चुअल में 1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जब आप 6 को 5 से डिवाइड करते हो, ठीक है, एक बार जाता है ये, और फिर रिमाइंडर क्या बचता है 1, तो रिमाइंडर जो आता है ना वही इसमें होता है, इसमें हमेशा रिमाइंडर से लिखे होते हैं। तो बस आप फिलहाल अभी इतना सीख लो कि आपका जो इंटीजर्स मॉडलो n होता है उसमें 0 से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं और n-1 तक जाते हैं बस। तो इसमें जो आपके यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिख के दिखाए आपको, ये सिर्फ और सिर्फ 4 तक ही जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया Z6, तो Z6 में कहाँ तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। या Z8 ले लो, 0 1 2 7 तक जाएगा, 8 नहीं आएगा इसमें, 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से इसमें एलिमेंट्स होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो इंटीजर्स मॉडलो n का सेट है Zn, उस पर हम एक बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एडिशन मॉडलो n। तो इसको
मोस्टली बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसे लिखा जाता है। ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, जो आप एडिशन आप उसमें पढ़ के आ रहे हो इंटीजर्स में, नेचुरल नंबर्स में, जो रियल लाइफ में आप यूज़ करते हो एडिशन, ये वो नहीं है। इसको इसलिए जानबूझ के ऐसे सर्कल करके फिर नीचे 5 लिखा गया है, या को जो भी जिस पे भी आप ले रहे हो n लिखा जा रहा है, वो इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आप इसमें मॉडलों में काम करते हो। तो फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ है मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल Z5 लिया, Z5 के एलिमेंट आपको पता है ये होते हैं 4, 4 के बाद नहीं आता 5, क्योंकि 5 में जब आप जैसे ही 5 से डिवाइड करोगे 5 को, तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो एडिशन हम यहाँ कैसे कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स को हम ऐड जब भी करते हैं तो उस पर हम मॉडलो n या मॉडलो 5 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 5 ले ली है। तो मैंने फॉर एग्जांपल 2 + 3 करा, इसके दो एलिमेंट उठा लिए मैंने इस सेट के, तो 2 + 3 करा तो 5 आ गया। अब 5 का रिमाइंडर क्या आएगा जब मैं उसको 5 से डिवाइड करूँगा, तो 5 का रिमाइंडर एक्चुअल में 0 आएगा अंडर मॉडलो 5, है ना। ये दोनों इक्वल होंगे ना, उसमें 5 = 0 होगा, इक्विवेलेंट कॉन्ग्रुएंट में जो हम पढ़ते थे। तो मतलब कि जब मैं 5 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल 3 को मैंने 4 से ऐड करा, तो 3 को 4 से ऐड करने पे क्या आएगा 7, और 7 को 5 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा रिमाइंडर 2 आएगा। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो आप ऐसे करके देख लो, तो रिमाइंडर क्या आता है 2। तो हमने रिमाइंडर ही लेना है इसमें हमेशा डिवाइड करने के बाद। तो एडिशन हम जो भी एलिमेंट का जो कर रहे हैं वो हमेशा मॉडलो के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जो भी आपने n की वैल्यू ले रखी है, n की वैल्यू 5 ले रखी है, तो मॉडलो 5 में चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मेन पॉइंट यही लिखे, ऐड द नंबर्स नॉर्मली, जैसे आप नॉर्मली ऐड करते हो इंटीजर्स को या रियल नंबर्स को। सो ऐड करा जैसे इंटीजर्स में करते हैं, फिर उसको डिवाइड करा बाई n की वैल्यू फॉर एग्जांपल जो भी ले रखी है आपने, 5 ले रखी है, 6 ले रखी है, उससे डिवाइड करा, फिर टेक द रिमाइंडर, तो उसमें रिमाइंडर आते चले जाएंगे। तो इसलिए ये हमेशा 0 से लेके 4 तक ही जा पा रहा है, ठीक है। Z6 जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 5 तक जाएगा, क्योंकि आप इसमें कोई से भी एलिमेंट को ऐड कर लो तो वो हमेशा इसी में जाएगा। 2 + 4 करा तो 6 बना, और 6 किसके इक्वल होगा 0 के, अंडर मॉडलो 6 हमने रिमाइंडर निकाला। तो हमने जो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करा है एडिशन मॉडलो n करके Zn के ऊपर, तो ये एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन है, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि कोई से भी दो एलिमेंट का एडिशन मॉडलो n उसी सेट में जा रहा है, ठीक है। सो कैलिस टेबल पे फिर से फोकस करते हैं। हमारे पास Z3 है और हमें इसमें ऑपरेशन क्या दे रखा है, एडिशन मॉडलो 3, ठीक है। क्योंकि 3 है तो 3 मॉडलो ही लगाओगे, ऐसा नहीं है आप उस पर 4 मॉडलो लगा दोगे। तो उसकी कैलिस टेबल बनाना सीख लेते हैं। आप सारे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना इसी में सीख जाओगे कि 0 1 2 आपको दे रखा है, 0 1 2, तो एडिशन मॉडलो 3 लगाना है। तो आप क्या करोगे, ये 0 फिक्स करा और इसको किसमें, इसमें ऐड करोगे, फिर इसमें ऐड करोगे, फिर 2 में ऐड करोगे और रिमाइंडर निकालोगे आप। तो जब 0 को 0 में ऐड करा तो 0 ही रहेगा, 0 को 1 में ऐड करा तो क्या आएगा 1। अब जब 0 को 2 में ऐड करोगे तो क्या आएगा 2। तो इसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब भी 3 से कोई सा भी लेस नंबर होगा तो उसमें रिमाइंडर तो वही रहेगा ना। 3 से लेस नंबर क्या है, तो 0 है या 1 है या 2 है। तो 0 1 2 को 3 से डिवाइड कर लोगे अगर, तो रिमाइंडर वही आएगा सेम। जैसे ही 3 या 3 से बड़ा नंबर होगा रिमाइंडर का काम वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे आपने 3 लिया, जब 3 को 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 आया। जैसे 4 आया, 4 को 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1 आ गया, इस तरह से। तो 3 या 3 से बड़े नंबर पे हमें रिमाइंडर लगाना है, छोटे पे तो डायरेक्टली वैसे के वैसे लिख सकते हो, उसमें रिमाइंडर आता ही नहीं है। तो 1 + 0 करा तो 1, 1 + 1 करा तो क्या आएगा 2, फिर 1 + 2 करोगे तो क्या आएगा 3। अब 3 पे आप लगाओगे रिमाइंडर वाली चीज़, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब 2 को 0 से ऐड करो तो 2 आएगा, 2 को 1 से ऐड करो तो क्या आएगा 3। तो 3 में रिमाइंडर क्या आता है 0, क्योंकि आप 3 से डिवाइड कर रहे हो। फिर 2 + 2 करा तो 4। अब 4 को जब आप, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 1। तो आपकी जो टेबल बन रही है यहाँ पे, ठीक है, ये जो टेबल बन रही है इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, वो इसी से आ रहे हैं, Z3 से ही आ रहे हैं। तो बाहर नहीं जा रहे Z3 से। तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन आपका वेल डिफाइन है, ये जो आपने लगाया है यहाँ पे, ठीक है, ये वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है।
और ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से इसकी कैलिस टेबल बनेगी। तो जब हम ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं ना इस सेट को, Z3, Z4, Z5, किसी भी Zn को, n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये ग्रुप बनता है और उसमें हम कैलिस टेबल का बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 4। तो हमारे पास Z4 सेट है। Z4 का मतलब 0 से 3 तक जाएंगे आप। अब आपने क्या लगाना है इस पर, 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब आपने यहाँ लगाना है मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 4। इसको आप ये लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 4। तो क्या करना है, ये 0 फिक्स करो और इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, फिर 1 फिक्स करोगे, फिर ऊपर वाली रो से मल्टीप्लाई करना। इस तरह से होता है ये। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अब इसमें तो सारी फर्स्ट रो में 0 ही रहेगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 को 0 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3। अब इसमें रिमाइंडर की ज़रूरत क्यों नहीं हुई? रिमाइंडर की ज़रूरत हमें कहाँ से पड़ेगी? 4 या 4 से जो ग्रेटर नंबर्स होंगे, है ना, नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे हमें रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो 2 को करते हैं। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2। अब जब आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आएगा। तो 4 पे जब आप रिमाइंडर लगाओगे, तब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर 0 आ गया। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आया। तो 6 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 2, तो यहाँ 2 आ गया। अब लास्ट है 3। तो 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0, फिर 3 को 1 से करा तो 3, 3 को 2 से करा तो 6, और 6 में आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 6 को जब आपने 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 2 आया। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 9 आएगा, बट हमें 9 नहीं लिखना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो 4 से डिवाइड करके निकालोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1। ठीक है। तो इसमें अब आप सारे एलिमेंट्स देख लो, अंदर की जो मैट्रिक्स बन रही है ये, इसमें सारे एलिमेंट्स इसी सेट से आ रहे हैं, इससे बाहर नहीं जा रहे हैं, और वो जा भी नहीं सकते क्योंकि आप रिमाइंडर ले रहे हो। तो ये एक वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्लोजर बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे हम इन्हें ग्रुप बनाने जाएंगे। ठीक है, किसको बनाते हैं आपको ये भी आगे ना थोड़ी कन्फ्यूजन होने लगेगी। तो हमेशा याद रखना, जेड एन पे ना 2 बाइनरी ऑपरेशन आपने पढ़े हैं, एक तो एडिशन मॉडलो एन, और ये कौन सा था, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन था ये। ठीक है, मैंने 4 पे लिया है, किसी पे भी ले सकते हो आप। 2 ऑपरेशन पढ़ाए हैं मैंने अभी आपको, ये एडिशन मॉडलो एन और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन। तो ग्रुप स्ट्रक्चर ना इसमें बनता है हमेशा, इसमें कभी भी नहीं बनेगा। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा। वैसे आपको दिख रहा होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ना 0 का इन्वर्स नहीं मिलता है, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में जब मैंने आर का बताया था आपको, आर अंडर एडिशन ग्रुप तो बनता है बट आर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनता था। लेकिन जब आर में से आप 0 निकाल देते थे तो वो ग्रुप बन जाता था। तो इसमें आप ये पॉइंट ज़रूर याद रखना कि जेड एन अंडर एडिशन मॉडलो एन तो ग्रुप बनता है, बट जेड एन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन ग्रुप नहीं बनता है। वो अब हम आगे देखेंगे। सो सबसे पहले तो हम ये वाला प्रूफ करना सीख लेते हैं, इसमें कोई मॉडलो नहीं लग रहा है। शो दैट दी सेट दिस 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर से ही मल्टीप्लिकेशन उठा रहे हैं, जो हम नेचुरली कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं 2 नंबर्स को, वही वाला मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, कोई नया मल्टीप्लिकेशन नहीं, जैसा अभी हमने सीखा है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि जी आपके पास एक सेट है और उस पर बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, जो आप नेचुरली पढ़ते हो। ठीक है, अब सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी 2 एलिमेंट को इसमें आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी कहाँ से आना चाहिए, वो जी से ही आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करा करो ना, कैलिस टेबल बना के दिखा दिया करो, तो इससे आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपली वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि आप इनमें सारे कॉम्बिनेशन ले लेते हो, कोई सा भी कॉम्बिनेशन छूटता नहीं है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आपने सीखा ही है पीछे बनाना, -1 से करो, फिर आयोटा प्लस आयोटा, फिर आयोटा से करा तो आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर करा तो -1 और +1, फिर माइनस आयोटा से करोगे तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और +1 और ये -1। तो इसमें आपने जो अंदर रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्टेंट जो आ रहा है, ये सारा कहाँ से आ रहा है, जी से ही आ रहा है, मतलब जी से बाहर नहीं जा रहा है। तो सिंपली क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई।
ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, इनको एक्सियम्स भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एक्सियम्स क्या होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड रूल्स बना दिए कि ये रूल होल्ड करना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, या जो भी लॉ है, आइडेंटिटी लॉ बोल दो, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इन ये प्री डिफाइंड पहले रूल्स थे, कुछ ये प्री डिफाइंड रूल थे। फिर आपने कहा कि अगर किसी सेट जी पे ये सारे के सारे रूल्स होल्ड करते हैं तो वो ग्रुप बन जाएगा। तो जब ग्रुप की डेफिनेशन देते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम एक्सियम्स बोल देते हैं। एक्सियम्स प्री डिफाइंड रूल्स हो गए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है, फर्स्ट हमने कर दिया है। फिर एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी में जब मोस्टली हम करते हैं ना, आपको पता है 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ग्रुपिंग चेंज करके मल्टीप्लाई करके देख लो, वो रिजल्ट आपका सेम ही देंगे। मतलब आपने पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को करा, फिर Z3 से कर दिया, या फिर Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करके Z1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। तो एसोसिएटिविटी, इसमें आप लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो, एसोसिएटिविटी इज इनहेरिटेड फ्रॉम complex numbers under multiplication। क्योंकि हमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिया है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ लिया है, तो हमें एसोसिएटिविटी की रिक्वायरमेंट मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में नहीं है, हमें मल्टीप्लिकेशन में ही दिखाना है। फिर नेक्स्ट होता है आपके पास आइडेंटिटी। तो इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखेंगे तो वो 1 होगी, क्योंकि 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो वो फिक्स कर देगा उस एलिमेंट को। -1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करा तो -1 ही आएगा, आयोटा को आपने 1 से मल्टीप्लाई करा तो आयोटा ही आएगा, और माइनस आयोटा को भी 1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस आयोटा। तो आइडेंटिटी क्या कर दी है, वो उस एलिमेंट को फिक्स कर देती है। किन एलिमेंट को, इन एलिमेंट्स को फिक्स कर दिया आइडेंटिटी ने। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। फिर लास्ट होता है इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी ना आप कैलिस टेबल से ढूंढ के निकाल सकते हो। अगर कोई और सा भी ग्रुप है इसमें तो इजीली मैं आपको दिखा दूँ, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है ना आप उन पे फोकस करो बस, जहाँ यहाँ 1 आ रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वहीं से आ जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। अब ये वाले पे आओ, इस पे फोकस करते हैं। तो ये किस रो में, किस रो के आ रहा है, -1 और -1 की कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब रो देखो और कॉलम देखो, ठीक है। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 है। फिर इस पे फोकस करते हैं, इसमें क्या है, इसमें कौन सी रो से आ रहा है, इस रो से और इस कॉलम से आ रहा है। तो आयोटा को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, माइनस आयोटा, और माइनस अब यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका मतलब आपने ये वाला माइनस आयोटा और ये वाला माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो इनवर्स आप इसी टेबल से देख सकते हो, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिख के दिखा देना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो 1 का क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 था। आयोटा का क्या था, सॉरी -1 का पहले देख लो, -1 का -1 ही था। एंड फिर आयोटा का क्या था, देखो ऊपर, आयोटा के लिए कौन सा कॉलम और रो लिया था, आयोटा ही था, क्योंकि जब आप नहीं, आयोटा का माइनस आयोटा था, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जब आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, आपको आइडेंटिटी तो मिलती है। कैसे मिलती है, देखो माइनस आया और आयोटा का स्क्वायर हो गया, माइनस बाहर ले लिया, फिर आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, और -1 इंटू -1 क्या होता है, +1। तो ये आइडेंटिटी तो आ गई आपकी। तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा। इसी तरह माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आयोटा। तो इसमें सबके इन्वर्स भी मिल गए, तो इसलिए ये एक ग्रुप बनेगा। हैंस यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हो दैट G अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, शो दैट Z6 फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 6, प्रूव दैट Z6 अंडर एडिशन मॉडुलो 6 अ ग्रुप। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को 4 अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो वेरीफाई Z6 अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 6, या फिर Z6 पूरा लिखा भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए भाई Z6 लिखा है तो क्या उसमें एलिमेंट क्या आते हैं।
Z7 लिखा है या Z10 लिखा है तो उसमें क्या एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो हमें इसको ग्रुप प्रूफ करना है, तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले तो आप कैलिस टेबल ही बना के दिखा दो। आप क्लोजर प्रॉपर्टी एक के दूसरे से ऐड करोगे, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो सारे कॉम्बिनेशन वो इसी टेबल में आ जाते हैं, ठीक है। तो अंडर एडिशन मॉडलो 6 बनानी है आपने, तो Z6 में 5 तक एलिमेंट जाते हैं। अब इन्हें ऐड करना स्टार्ट कर दो बस। 0 को 1 से ऐड करो तो 1 आएगा, फिर 0 को 2 से ऐड करो तो 2 आएगा, फिर 0 को 3 से ऐड करा, 0 को 4 से ऐड करा, 0 को 5 से ऐड करा, फिर 1 से ऐड करना शुरू करो। 1 को 0 से ऐड करा तो 1, 1 को 1 से ऐड करा तो, ठीक है, इन दोनों को कर रहे हैं 2, 1 को 2 से करा, 1 को 3 से करा, 1 को 4 से ऐड करा, फिर जब 1 को आप 5 से ऐड करोगे तो आपको 6 मिलेगा, और जब आप 6 को डिवाइड करोगे 6 से तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है। अब 2 से ऐड करो तो 2 आया, 3 आया, फिर 2 को 2 से करा 4 आया, 2 को 3 से करा 5, 2 को 4 से करा तो 6, तो 6 आते ही रिमाइंडर 0, एंड देन 2 को आपने 5 से ऐड करा तो 7। अब जब 7 को आप डिवाइड करते हो 6 से तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आपका 1 आता है, तो 1 आ गया। फिर 3 से ऐड करना शुरू करो आप, 3 0 तो 3 4 5, 3 को 3 से करा तो 6, तो 6 बनेगा 0, फिर 3 को 4 से करा तो क्या बनेगा यहाँ पे 7, तो 7 का आंसर रिमाइंडर 2। फिर 3 को 5 से ऐड करा तो 8, अब 8 को आप डिवाइड करके देखो 6 से क्या आएगा रिमाइंडर, एक बार जाएगा ये 2, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 2 नहीं आएगा ना। 3 को जब आप 4 से ऐड करोगे तो 7 आएगा, तो रिमाइंडर क्या बनेगा 1 बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ 1 बनेगा। और जब आपने 3 को 5 से ऐड करा तो 8 आया, तो 8 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अब 4 से ऐड करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। हम इसमें फिक्स कर लेते हैं और इधर ऐड करते चले जाते हैं ऊपर वाली रो में। तो 4 को मैंने 0 से ऐड करा तो 4, 4 को 1 से ऐड करा तो 5, 4 को 2 से ऐड करा तो 6, तो 6 क्या बनेगा 0, फिर 4 को 3 से ऐड करा तो 7, तो 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा। ये रिमाइंडर में अब सीधा सीधा आपको टेक्निक पता लग गई होगी। देखो इसमें ना काउंटिंग ही चल रही है, 2 3 4 5, फिर 5 के बाद सीधा 0 1, फिर 3 4 5, फिर 0 1 2, फिर 4 5 0 1 2 3, काउंटिंग चल रही है बस। अब 5 को 0 से ऐड करो, 5 को 1 से ऐड करो तो 6 आएगा और 6 की वैल्यू 0 बनेगी, फिर 5 को 2 से ऐड करोगे तो 7 और 7 बनेगा 1, फिर 5 को 3 से ऐड करोगे तो 8, 8 को रिमाइंडर क्या आएगा, 8 का रिमाइंडर 2। अंडर एडिशन मॉडल 6 चल रहा है। फिर आप 5 को 4 से ऐड करोगे तो क्या आएगा 9, तो 9 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे, मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ इधर बार बार, तो एक बार जाएगा और रिमाइंडर 3 बचेगा। फिर 5 को 5 से ऐड करोगे तो 10, और 10 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। अब इसमें एक चीज़ नोट करो, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होल्ड नहीं कर रही है यहाँ पे, क्योंकि आप किन्हीं भी 2 एलिमेंट को ऐड कर रहे हो। जो आपके पास ग्रुप था Z6 अंडर एडिशन, यहाँ पे ना ये सर्कल भी कर लेना, मोस्टली ना ऐसे ही लिखा होता है, वरना +6 भी चल जाएगा। तो इसमें जितने भी हैं इस मैट्रिक्स में एलिमेंट आ रहे हैं 6 क्रॉस 6 36 जो एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास, वो किससे आ रहे हैं, इसी सेट से आ रहे हैं, Z6 से आ रहे हैं। तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करा रहा है। सो दिस इम्प्लाइज क्लोजर होल्ड्स, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिविटी के लिए हम क्या लिखते हैं, एसोसिएटिविटी के लिए इनहेरिटेंस होती है, वो भी इनहेरिटेड के आपको पता है एडिशन जो है इंटीजर्स में वो होल्ड करता है। या फिर मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, अगर a प्लस बी प्लस सी है मान लो, और यहाँ पे a प्लस फिर b प्लस सी को साथ कर दिया, तो मान लो इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है n1, और तो राइट हैंड साइड का भी तो आंसर n1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि एडिशन में इंटीजर्स में एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होता है। हम पढ़ के आए हैं कि ग्रुप बनाता है z अंडर एडिशन, तो इसमें हम क्या बोल देंगे, वी नो z अंडर एडिशन forms a group, so associativity is inherited from z अंडर एडिशन। ठीक है, वहाँ से आ जाएगी
तो जब आप मॉडलो भी लगाओगे ना, मॉडलो 6 भी लगाओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मॉडलो 6 लगा लो या राइट हैंड साइड पे मॉडलो 6 लगा लो, तो आपका आंसर सेम ही आना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मान लो एक इंटीजर ही तो देगा। अब उस इंटीजर पे आप मॉडलो लगाओगे तो रिजल्ट भी तो सेम ही आएगा, तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएंगे। तो एसोसिएटिविटी ऐसे कर गई। अब आपके आप पास आ जाता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आपको पता है इसमें अंडर एडिशन मॉडलो 6 क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 0 को आप किसी में भी ऐड कर लो तो आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो 0 को 1 में ऐड करा तो 1, 0 को 2 में ऐड करा तो 2, इस तरह से 0 को 5 में ऐड करा तो 5। तो आइडेंटिटी। इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वर्स क्या है, मतलब कि मैं इन्वर्स क्या होता है कि ए का इन्वर्स अंडर एडिशन बी होगा अगर मुझे आइडेंटिटी मिल जाए 0, है ना। इंटीजर्स में क्या होता है, 2 का इन्वर्स क्या होता है, 2 में क्या ऐड करोगे कि 0 मिल जाए, 2 में आप -2 ऐड करोगे, या फिर -5 में क्या चीज़ ऐड करोगे कि आइडेंटिटी मिल जाए। तो इस तरह से हम उनके इन्वर्स ढूंढ लेते हैं। बट यहाँ पे हमें इससे बाहर नहीं जाना है, Z6 से। जो Z6 लिखा है ना 0 1 2 3 4 5, इससे बाहर नहीं जाना है, तो आपको इसी में रहना है, Z6 के अंदर। तो 0 का इन्वर्स क्या होगा, 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 ही तो रहेगा, हमें आइडेंटिटी लाना है आंसर। तो 1 में क्या ऐड करोगे कि आपको 0 मिल जाए, तो ऑब्वियसली 1 में मैं 5 ऐड करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब 1 में मैं 5 ऐड करूँगा तो आंसर क्या बनेगा 6, और 6 को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो इसलिए ये रिमाइंडर ही तो लिखा है यहाँ पे 0, क्योंकि हम किस में काम कर रहे हैं, मॉडलो, हम जो ऑपरेशन है हमारा सीधा सीधा एडिशन मॉडलो 6 में काम कर रहे हैं हम, ये मत भूलना। तो 2 में क्या ऐड करूँगा कि 0 मिल जाए, तो 2 में मैं 4 ऐड करूँगा तो 0 मिलेगा, क्योंकि 2 + 4 6 होता है, और 6 को 6 से डिवाइड करने पर ही रिमाइंडर 0 आता है। फिर 3 में क्या ऐड करूँगा, 6 बन जाए तो 3 में 3 ऐड करूँगा। फिर 4 का वैसे ऑलरेडी यहाँ हो चुका है, तो 4 में 2 ऐड करने पर ही 0 आएगा। मतलब 4 + 2 6 होता है, और 6 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो मुझे रिमाइंडर एक तरह से 0 लाना है, वो आइडेंटिटी लानी है मुझे। फिर 5 में 1 ऐड करूँगा, और बस यही तो इसमें एलिमेंट है। टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो सबका आपको एडिटिव इन्वर्स मिल गया। अब एडिटिव इन्वर्स निकालने का सबसे ईजी मेथड है यही कैलिस टेबल। जहाँ जहाँ आपको 0 दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ से आप इन्वर्स निकाल सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, तो देखो 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, 5। उसकी रो देखो और इसका कॉलम देखो क्या जा रहा है। तो 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, 5। तो मैंने नीचे भी क्या बताया, 1 का एडिटिव इन्वर्स 5 ही है। देखो यही तो बताया मैंने, 1 का एडिटिव इन्वर्स 5 है। अब 2 पे आ जाते हैं। तो 2 वाली रो में, इधर वाली 2 वाली रो में 0 कहाँ बन रहा है, वहाँ पे चले जाओ आप बस। तो यहाँ बन रहा है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो ये है, और रो का 2 है और कॉलम का 4 है, तो यही एडिटिव इन्वर्स हैं। तो 2 + 4 क्या बन रहा है, यहाँ पे 0 बन रहा है। तो 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या बना, 4। इसी तरह 3 पे आ जाओ, तो देखो 0 कहाँ मिल रहा है, यहाँ। तो 3 इधर है इसकी रो में, और कॉलम में भी 3 है, तो 3 का एडिटिव इन्वर्स 3 है। तो बस आपने 0 देखा और 0 के रिस्पेक्ट में आपने एडिटिव इन्वर्स ढूंढ लिया। तो 4 का और 2, तो 4 का 2 है और 2 का 4 है, सिंपल से। और लास्ट में 5, तो 5 में 0 यहाँ आ रहा है इस वाली रो में और इस वाले कॉलम में। तो इसका 1 का एडिटिव इन्वर्स 5 होगा और 5 का एडिटिव इन्वर्स 1 होगा। तो इसमें एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग में इन्वर्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन्वर्स ऐसे दिखा दोगे, हैंस Z6 अंडर एडिशन मॉडुलो 6 इज अ ग्रुप, क्योंकि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो कि आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिख देना आप पेपर में तो अच्छा से दिखेगा, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, जो आपने यहाँ इन्वर्स निकाल के दिखा दिया कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड Zn की बात हो रही है कि तो Zn फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो n। अब यहाँ पे हमने 6 5 4 कुछ नहीं लिया, सिर्फ n लिया है। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी
फर्स्ट प्रॉपर्टी आप कहाँ से लिखते हो? फर्स्ट प्रॉपर्टी आप हमेशा कैलिस टेबल से लिखते हो। तो जब भी आप दो इंटीजर्स को ऐड करोगे, ए एन मतलब एडिशन मॉडलो एन बी, तो वो कहाँ जाएगा? वो हमेशा जेड एन में ही जाएगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड एन। तो आप वो इस तरह से लिख सकते हो। देन सेकंड प्रॉपर्टी, अब मैं जर्नल करके दिखा रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं करके दिखा रहा। अब नेक्स्ट आपको बताए ए प्लस बी प्लस सी को आप ग्रुपिंग चेंज करके ऐड करोगे, तो क्योंकि एसोसिएटिविटी जेड प्लस में होल्ड करती है, इसलिए वो जेड एन में भी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। सो एसोसिएटिविटी यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन जेड एन अंडर एडिशन मॉडलो एन एज it is inherited from z अंडर एडिशन। ठीक है, वो z अंडर एडिशन से आती क्यों आती है मैं बता देता हूँ एक चीज़ और। इनको ऐड करो और इनको ऐड करो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम ही तो आएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट मान लो n1 आ रहा है, इसका भी रिजल्ट n1 ही आएगा। अब जब आप इन दोनों पे मॉडलो अप्लाई करोगे, मॉडलो n अप्लाई करोगे अंडर एडिशन मॉडलो n, तो इनका आंसर भी तो सेम आएगा, इनका जो रिमाइंडर आएगा वो सेम ही तो आएगा। तो इसलिए रिवर्स चले जाओ, रिवर्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, क्योंकि इनका रिमाइंडर सेम आ रहा है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ये इनहेरिटेड होती है, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इसमें क्या होगी? 0। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फिर नेक्स्ट है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपने इसमें से कोई सा भी ए इंटीजर उठाया है जेड एन में से, जेड एन में से मान लो मैंने कोई सा इंटीजर उठाया ए, तो उसका जो अंडर एडिशन मॉडलो एन इनवर्स होगा, मतलब कि इस ऑपरेशन की रेस्पेक्ट में जो इनवर्स होगा वो होगा एन माइनस ए। क्यों होगा? अब इसको नॉर्मली ऐड करो, अगर आप जो इंटीजर्स में ऐड कर दो ए प्लस एन माइनस ए, क्या होगा ये आंसर? ये होगा ए से ए कैंसिल तो एन बचेगा। अब जब मैं एन को एन से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। तो ये किस में आ रहा है 0? मॉडलो एन के रेस्पेक्ट में आ रहा है। तो इसलिए अगर आप किसी भी ग्रुप में हो, एन की वैल्यू मान लो 5 है, तो अगर मुझे इन्वर्स निकालना था ऊपर, तो ये इन्वर्स निकालने का थर्ड मेथड है। एक तो आप डायरेक्टली एक एक इन्वर्स को खुद ही चेक करोगे, 2 जैसे Z5 में चेक करा था, अभी Z6 में चेक करा था, तो Z6 में 2 का क्या आ रहा था? इन्वर्स 4 आ रहा था। 3 का क्या आ रहा था? 3 आ रहा था। 1 का क्या आ रहा था? 5 आ रहा था। इस तरह से चेक करा था आपने अभी। अब आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आप Z6 में हो मान लो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका इन्वर्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हैंस दिस इज अ ग्रुप। तो यहाँ लिख देना हैंस Zn अंडर एडिशन मॉडलो n इज अ ग्रुप। यहाँ आप इतना लिख के छोड़ देना, इतना आपका हो गया। इसका इन्वर्स जो है वो आप हाईलाइट कर देना कि ये इसका इन्वर्स होगा, ए का इन्वर्स। यहाँ क्या है तो लिख देना इन्वर्स ऑफ ए इज n माइनस ए। ठीक है, इस तरह से लिख देना। अब मैं Z6 में बता रहा हूँ आपको Z6 के एलिमेंट क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 का इन्वर्स चाहिए, तो 1 में क्या ऐड करूं? तो 6 माइनस 1 ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। और ये सब मॉडुलो 6 में चल रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से n की वैल्यू मैंने बस 6 रख दी और a की वैल्यू मैंने 1 ली थी जैसे कि, तो 2 प्लस 6 माइनस 2, तो ये 4 ही तो बनेगा। और पीछे मैंने यहाँ पे भी बताया था कि 2 में 4 ऐड करोगे तभी 0 मिलेगा। अंडर मॉडुलो 6 चल रहा है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। 3 का इन्वर्स क्या होगा? तो 3 में मैं क्या ऐड करूँ? तो 3 में आप 6 माइनस 3 ऐड करो, तो 3 का इन्वर्स क्या आएगा? 3। 2 का इन्वर्स क्या आएगा? 4। 1 का इन्वर्स क्या आएगा? 5। तो आप इस फॉर्मूले से भी बता सकते हो। तो आपको मैंने अभी क्या प्रूफ करके दिखाया कि Zn इज अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो n, ये चीज़ प्रूफ करके दिखाई है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप और होता है, उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉडुलो n। तो ये क्या होता है? इसको हम सबसे पहले तो UN से डिनोट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन n दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू n।
तो इन सिंपल मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप ऑफ यूनिट्स UN क्या होता है। UN देखो आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें कैसे एलिमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं UN। n हमेशा आपका एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है। n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें देखो आप, इसमें सारे वो रियल नंबर्स आएंगे, सॉरी वो इंटीजर्स आएंगे a सच दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन n होना चाहिए, और a एक इंटीजर होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और एंड साथ में, मतलब दो कंडीशन है, लॉजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, मतलब ये भी सेटिस्फाई करे और उसके बाद वाले भी सेटिस्फाई करे, एंड इसलिए लिखा है। और GCD a, n हमेशा बनाना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं तो a यहाँ पे लिखा जाएगा, मतलब a UN का मेंबर बन जाएगा। तो a जो है वो UN का मेंबर होगा, ठीक है। अब मैं निकालना सिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा, और ये हमेशा ना वो बनता है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n, ठीक है। मतलब कि UN अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n, ये हमेशा ग्रुप बनेगा। और ये मल्टीप्लिकेशन में है, और जो Zn बढ़ाया आपने वो हमेशा एडिशन मॉडलो n में ग्रुप बनता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा फोकस है UN पे कि UN कैसे कंस्ट्रक्ट होता है वो हम सीख लेते हैं अभी कोई एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल मेरे पास है U5, तो U5 में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, देखो सिंपल सा तरीका है। U5 में जो भी a आएगा वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 5 होना चाहिए, एंड GCD a,5 जो है वो 1 आना चाहिए। तो क्या, तो इसका मतलब तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसमें जो एलिमेंट आ सकते हैं 5 से लेस वाले ही आ सकते हैं। बट अब हमें GCD भी चेक करना है, तो GCD 1,5 का GCD क्या होता है, 1,5 का GCD 1 ही होता है, तो U5 में 1 आ जाएगा। अब 2 को चेक करते हैं, 2 जो है वो 1 और 5 के बीच में होता है, और 2,5 का GCD क्या होता है, वो 1 ही तो होता है, तो इसलिए 2 भी आ जाएगा। फिर 3,5 का GCD भी 1 होता है, GCD पढ़ के आए हो ना आप, तो 3 भी आ जाएगा, और साथ में 4 भी आ जाएगा, क्योंकि 4,5 का GCD भी 1 होता है। अब 5 नहीं आएगा इसमें, क्यों, क्योंकि a स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है, तो इसमें सिर्फ यही एलिमेंट्स आएंगे। तो U5 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 जो है एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। एक हम चेक भी कर लेंगे कैसे बनता है, इसकी कैलिस टेबल वगैरह भी देख लेंगे। तो U8 में बताओ क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। U8 में a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 8 होनी चाहिए, एंड GCD ऑफ a,8 क्या होना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। तो 1 का तो GCD किसी के भी साथ ले लो वो 1 ही आएगा, आएगा ना, तो इसमें 1 तो आएगा ही आएगा। 2 का आएगा GCD 8 के साथ, 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसका GCD 2 होता है, तो ये वाला 2 तो नहीं आ सकता। 3 और 8 का GCD क्या होता है, 1 होता है, तो 3 आ जाएगा। 4 आएगा, 4 और 8 का GCD क्या होता है, 4 होता है, तो 4 नहीं आएगा। 5 आएगा, 5 और 8 का GCD 1 होता है ना। देन 6 और 8 का GCD क्या होता है, 2, तो ये नहीं आएगा। फिर 7 और 8 का GCD क्या होता है, 1 होता है, तो 7 आ जाएगा। और 8 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इसमें 8 से लेस वाले एलिमेंट ही आएंगे, तो ये आ गया आपका U8। तो U8 भी एक ग्रुप बनेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8। इसी तरह आप और कोई सा बना के देख लो, U10 बना के देख लो। तो अब मैं डायरेक्टली बना के दिखाता हूँ, आप खुद से भी कोशिश करना, सॉरी। तो U1 में क्या क्या आएगा, 1, 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 10 का GCD 2 होता है। 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 10 का GCD 2 होता है। 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 आएगा। क्यों नहीं आ रहा है, 8 और 10 का GCD क्या होता है, 2। हमें कौन सा एलिमेंट उठाना है जिनका GCD 10 के साथ 1 आए, तो 1, 3, 7 और 9 इन सब का GCD 10 के साथ 1 आता है हमेशा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट्स आएंगे, तो U10 भी एक ग्रुप बनेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉडलो n क्या होता है। अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, शो दैट U7 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7। तो आपको पता है U7 में क्या क्या एलिमेंट आएंगे जिनका GCD 7 के साथ 1 होगा, तो इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6। क्यों आ रहे हैं सब,
क्योंकि इन सारे एलिमेंट का आप GCD ना 7 के साथ निकालो तो वो 1 ही आएगा। 1 का GCD 7 के साथ 1, 2 का GCD 7 के साथ 1, 3 का GCD 7 के साथ 1, 4 का GCD 7 के साथ 1, तो इसमें हमेशा ही आएंगे। उसका रीज़न ये भी है कि 7 है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का किसी के भी साथ GCD ले लो वो 1 ही आएगा। अब हमें इसको दिखाना है कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 क्या है, एक ग्रुप बनेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करो, कैलिस टेबल बना लो, यहीं से आपको इन्वर्सेस भी मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 6 तक जा रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सारे एलिमेंट्स को यहाँ ऊपर वाली रो के। तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6। मॉडुलो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 7 से लेस एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, 7 से छोटे हैं एलिमेंट। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली रो को इन सारे एलिमेंट से। तो 2 से मल्टीप्लाई करना शुरुआत करते हैं, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, अब 2 इंटू 4 मतलब 8, 8 को जब 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1, फिर 2 इंटू 5 10, 10 को 7 से डिवाइड करा तो 3। रिमाइंडर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये याद रखना ये रिमाइंडर्स हैं सारे। रिमाइंडर कैसे हैं, जैसे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 2 को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा तो 10 आया, ठीक है। अब 10 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसलिए 3 आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 12, और 12 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 5, तो इसलिए आंसर आएगा 5। अब 3 से करते हैं, तो 3 इंटू 1 तो 3 आ गया। जब 7 से लेस एलिमेंट आ रहा है तब तक हमें कुछ नहीं रिमाइंडर निकालना। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 आ रहा है, तो 9 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है 2, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 12, और 12 को आप 7 से यहाँ पे निकाल चुके हो। 12 को जब रिमाइंडर निकाल दो 7 के रेस्पेक्ट में तो 5 आता है, फिर 3 को 5 से करो तो क्या आएगा 15, तो 15 को जब मैं 7 से रिमाइंडर निकालूंगा तो क्या आएगा 1, फिर 3 इंटू 6 18, 18 को 7 से रिमाइंडर निकालूंगा तो 4, देन 4 आ गया यहाँ पे। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 8 आया तो 1, फिर 12, 12 को 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 5 आएगा, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 16। अब 16 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 2 बार जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 20, 20 को जब मैं एक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, तो 2 बार जाएगा 14, तो रिमाइंडर आएगा 6, फिर 4 को 6 से करा तो 24, 24 को 7 से डिवाइड करा तो 21 तक जाएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। अब 5 से करो 5, फिर 10 को करा तो रिमाइंडर 3, 15 को करा तो 1, 20 को करा तो 6, 4, और 30 को करा तो, फिर 6 से करो 6, 12 को रिमाइंडर करो 7 से तो 5, फिर 6 इंटू 3 इज़ 18, 18 को 7 से डिवाइड करा तो 14 तक जाएगा तो क्या बचेगा 4 ओनली रिमाइंडर, फिर 6 इंटू 4 24, तो 3 रिमाइंडर आएगा, 6 इंटू 5 30, तो रिमाइंडर 2 आएगा, 6 इंटू 6 36, तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब देखो इसमें सारे जो एलिमेंट यहाँ आ रहे हैं ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये इसी सेट से आ रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड कर गई, ठीक है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, क्योंकि किन्हीं भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो वो आपके इसी से आ रहे हैं। सेकंड एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी अगेन इनहेरिटेड फ्रॉम जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आप किन्हीं भी 3 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, देखो a इंटू बी इंटू सी, इस किसके एलिमेंट हैं ये U7 के हैं, और a इंटू बी इंटू सी, तो ऐसे भी कर लो या ऐसे भी कर लो, तो रिजल्ट आपका जो आएगा वो n1 आएगा, फिर इस पर आप मॉडुलो 7 अप्लाई करोगे, तो जब आप मॉडुलो 7 तो रिमाइंडर आ आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी रिमाइंडर आ रहेगा, राइट हैंड साइड का भी रिमाइंडर आ रहेगा, तो इसलिए वो इनहेरिटेड हो गई फ्रॉम जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर आपके पास आता है थर्ड वर्क आइडेंटिटी का, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, किस एलिमेंट को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर ए ही आना चाहिए अंडर मॉडुलो 7, तो वो ऑब्वियसली 1 ही है, तो आपकी आइडेंटिटी क्या बनी, इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की जो बात होती है वो 1 ही बनेगा। 4 इनवर्स,
तो इन सारे एलिमेंट के इन्वर्सेस चाहिए 1 2 3 4 5 6। तो उसका इन्वर्स निकालने का सिंपलेस्ट तरीका है वो यहाँ पे आप जहाँ जहाँ 1 आ रहे हैं ना उनको आप स्क्वायर में कर लो और वहाँ से इन्वर्स निकल जाएंगे। तो देखो 1 फर्स्ट वाला देखो यहाँ पे, तो 1 का इन्वर्स 1 होगा। फिर सेकंड वाला देखो ये 1 आ रहा है तो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में 2 और 4, तो 2 का इन्वर्स 4 है और 4 का इन्वर्स 2 है, ठीक है। फिर ये वाला 1 देखो तो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में 3 और 5, तो 3 का इन्वर्स 5 है, 5 का इन्वर्स 3 है, ठीक है। सिंपलेस्ट तरीका है ये। यहाँ पे देखो तो इस और इस पे जा रहे हैं तो 2 का इन्वर्स 4 है, 4 का इन्वर्स 2 है, जो कि पहले भी निकाला था हमने इसमें। ये एक दूसरे के इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। 6, तो 6 में 1 यहाँ आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो तभी 1 मिल रहा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 6 का 6 ही है। और अगर आप इस टेबल से निकालना आसान है, इसलिए ये टेबल बना लोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी और आपकी इन्वर्स दोनों चीज़ें यहीं से आ जाएंगी। अदरवाइज आप इसको 1 बाय 1 करके भी निकाल लो। इन्वर्सेस जो आप निकाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ उसका इन्वर्स है, तो आपको 1 आना चाहिए। तो एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 5 6, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, तो 1 का इन्वर्स क्या हो गया, 1 का इन्वर्स 1 हो गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि तो 1 आ जाए, तो वो मैंने ऊपर आपको दिखाया था, 2 को यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, 4 से, तो क्या आएगा आंसर 8, और 8 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी लानी है हर हाल में। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये तो रियल नंबर्स में क्या होता है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1/3, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन्वर्स को उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आता है, तो इसलिए इन्वर्स 1/3 बनता है 3 का। अब 3 का इन्वर्स क्या होगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे ये रिमाइंडर 1 आ जाए अंडर मॉडुलो 7, ठीक है ना, अंडर मॉडुलो 7 है ये, क्योंकि 8 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। 3 को किससे करना पड़ रहा है ऊपर देखो, 3 को 5 से। अगर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 का इन्वर्स 5 है। 3 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, और 15 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 14 होता है, तो रिमाइंडर 1 आता है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हमेशा आइडेंटिटी आना चाहिए। इन जो आपकी ऊपर हमने आइडेंटिटी निकाली है, इन्वर्स से जब मतलब किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं अंडर मॉडुलो 7, तो 1 आना चाहिए। अब 4 का इन्वर्स यहाँ जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स है, तो 4 का इन्वर्स 2 है, और 5 का इन्वर्स क्या होगा, 5 का इन्वर्स यहाँ से पता लग रहा है 3 ही है, और 6 का क्या था ऊपर 6 को 6 से करा तो 36 आएगा, और 36 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो सबके इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हैंस U7 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इज अ। इसी तरह आप और भी ग्रुप बना के देखना, सारे ग्रुप बनते हैं ये UN अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ये ग्रुप बनता है, और ZN अंडर एडिशन मॉडुलो n, ये ग्रुप बनता है। n की वैल्यू क्या होती है, ये सब होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी कि हमारा कैलिस टेबल कैसे बनती है, ZN क्या होता है, ZN अंडर एडिशन मॉडुलो n क्या होता है, और UN अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हमेशा हमें मॉडुलो के रेस्पेक्ट में चलना है। ये स्पेशल टाइप के ग्रुप होते हैं और ये फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल है, मतलब इन ग्रुप में हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। सो अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो, मेरे ये सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए करने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, डिफरेंट एग्जाम्पल लाके आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करो और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।